हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आप सभी का आपके चैनल द स्टडी टेक में। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंप्लीट हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 17th ऑफ दिसंबर 2024। 17 दिसंबर 2024 के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे। सो द वीडियो इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट स्पेशली टू ऑल द स्टूडेंट who are preparing for competitive exams like UPSC, SSC, railways, बैंकिंग एंड अदर कोर्स सेक्टर। सो अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो वीडियो को लोगों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट। ओके, सो आज के इस पूरे न्यूज़पेपर में हमें क्या कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ को कवर अप करना है उसको यहाँ पे हम लोग हेडलाइन के माध्यम से डिस्कस करेंगे। आज का न्यूज़पेपर स्किप मत कीजिएगा, बहुत यहाँ पे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आ रखे हैं, उनको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और ना ही सिर्फ नेशनल बल्कि इंटरनेशनल आर्टिकल्स भी आ रखे हैं, उनको भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, और आज के न्यूज़पेपर में एडिटोरियल का सेक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। एडिटोरियल में जो भी एडिटोरियल होगा उसको हम लोग बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो एडिटोरियल ओपिनियन पेज का जो सेक्शन है उसको भी डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज में दोनों ही आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो लोगों के साथ इसको जरूर शेयर कीजिएगा। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड डिस्कस सम इंपॉर्टेंट न्यूज हेडलाइंस फॉर द डे ऑफ 17th ऑफ दिसंबर 2024 आर एज फॉलोज। सबसे पहला न्यूज आपको पहले पेज पे मिलेगा, दैट इज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड श्रीलंकन प्रेसिडेंट दिसांके टेक रीजनल सिक्योरिटीज इशूज। ठीक है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये। ठीक है, 3 दिन की विजिट है ये, आप सभी को मैंने बताया था 3 दिन की विजिट है, जो कि आज ये समाप्त हो जाएगी। ठीक है, आज ये समाप्त हो जाएगी 15, 16 और 17। ओके, और यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट इशूज पे बातचीत किया गया है। ओके, और श्रीलंका की तरफ से एक यहाँ रीजनल सिक्योरिटी हमें मिला है। ओके, और वो रीजनल सिक्योरिटी क्या है उसको हम लोग आर्टिकल में डिस्कस करेंगे। ओके, और इंडिया ने भी इसके अगेंस्ट यहाँ पे इंडिया ने भी कहा है कि हम भी यहाँ पे कुछ आपको चीजें प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों तरफ से हमें देखने को मिला है, तो ये क्या चीजें हैं उसको हम लोग आर्टिकल में डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज। आपको इसके बारे में जान के बेहद दुख होगा, दैट इज जाकिर जो हुसैन है उनकी डेथ हो चुकी है। ओके, और अभी वो हमारे बीच नहीं रहे हैं। ओके, आप सभी को पता होना चाहिए इनके बारे में। बहुत ही फेमस ये तबला म्यूजिशियन थे। ठीक है, तो बहुत ही फेमस ये तबला म्यूजिशियन थे, बहुत ही ज़्यादा इनकी आज के डेट में अगर मैं आप सभी को बता दूं तो फेमस तबला म्यूजिशियन के नाम से इनको जाना जाता है। ठीक है, इनको पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था, पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था, और 4 ग्रैमी अवार्ड, ठीक है 4 ग्रैमी अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया था। ठीक है, 4 ग्रैमी अवार्ड। तो ग्रैमी अवार्ड किनको दिया जाता है? जो म्यूजिकल फील्ड में होते हैं। ठीक है, सो इंपॉर्टेंट है, आपको इनके बारे में पता होना चाहिए, क्या कुछ इनके अचीवमेंट्स है वो मैं आप सभी को इन आर्टिकल में पढ़ाऊंगा। ओके, नाउ थर्ड इंपॉर्टेंट न्यूज, दैट इज लेवी अ हायर जीएसटी रेट ऑन टोबैको एंड शुगर बिहेवरेज। ठीक है, देखिए अभी आज के डेट में आप सभी को मैं बताऊं तो ये कितना है, ये भी जीएसटी 28% के आसपास है। ठीक है, 28% के आसपास है, इसको बढ़ाकर 35% करने की बात की गई है। ठीक है, हालांकि ऑथर ने एक और एडवाइस दिया है कि इसको कितना करने से और अच्छा रहेगा। ठीक है, तो वो हम इस आर्टिकल में डिस्कस करेंगे। और टोबैको कितना ज़्यादा हेल्थ के लिए ये इफेक्ट, कितना ज़्यादा हेल्थ के ऊपर इफेक्ट डालता है वो भी हम लोग इस आर्टिकल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और टोबैको का यूज़ कितना हमारे इंडिया में होता है उसको भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कौन कौन से मतलब कि किस रीजन में कहाँ ज़्यादा यहाँ पे यूज़ किया जाता है। ठीक है, किस एज के पर्सन इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें हम आर्टिकल में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, और अगर हम इसको बढ़ा के 35% कर दिए तो इससे क्या इसमें चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द फोर्थ न्यूज, दैट इज लैक ऑफ गुड जॉब्स पुश यंग जेएनके वुमेन्स बैक टू द फील्ड। ठीक है, देखिए यहाँ पे जेएनके में अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है ना वो बढ़ता जा रहा है, और धीरे धीरे जो यहाँ पे जो यंग वुमेन्स हैं, ठीक है जेएनके की, वो कहाँ मूव करती जा रही हैं, वो एग्रीकल्चर फील्ड की तरफ मूव करती जा रही हैं। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, व्हाट आर द परसेंटेज ऑफ शेयर इन दिस। ओके, नाउ फिफ्थ इंपॉर्टेंट न्यूज, दैट इज हाउ डज ला लीना अफेक्ट इंडिया क्लाइमेट्स। ठीक है, देखिए एक इंपॉर्टेंट ये टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट में आर्टिकल आ रखा है, इसको हम लोग पूरी तरीके से डिस्कस करेंगे। ला लीना के बारे में मैं आप सभी को बताऊंगा, और एल नीना के इफेक्ट्स के बारे में आप सभी को मैंने इसमें बताना है। ठीक है,
सिक्स्थ इंपॉर्टेंट न्यूज दैट इज व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर रिमूविंग जज। ठीक है, जज के रिमूवल का क्या प्रोसीजर है, एक आर्टिकल के थ्रू बताऊंगा। और ये जो न्यूज है ये क्यों न्यूज में है वो भी मैं आप सभी को बताऊंगा। आप सभी को मैंने साथ बताया भी है, 3 या 4 दिन पहले एक आर्टिकल में मैंने पढ़ाया था कि जस्टिस यादव जी ने यहाँ पे कोई स्टेटमेंट दिया था हिंदू परिषद इवेंट में। ठीक है, तो वो स्टेटमेंट बहुत ज्यादा फेमस हो गया, बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया, और उसकी वजह से अभी इनके खिलाफ मोशन चलाए जा रहे हैं, इनकी रिमूवल की जो प्रोसीजर है वो चलाई जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आप सभी को पता होना चाहिए कि जज के रिमूवल के प्रोसीजर क्या है, ये न्यूज में क्यों है, और उन्होंने स्टेटमेंट क्या दिया, ये मैं आप सभी को यहाँ पे बताऊंगा। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द सेवेंथ न्यूज, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, दैट इज बीजेपी ने यहाँ पे कांग्रेस से डिमांड की है जवाहरलाल नेहरू के लेटर्स। ओके, और जो कि कहाँ पे है अभी आप सभी को पता होना चाहिए, ये अभी रेसिडेंस में है। ठीक है, जो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पे मांगा है, बीजेपी ने कहा है कि वो पब्लिक को पता होना चाहिए कि उसके अंदर क्या है। ओके, सो ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसको भी डिस्कस करेंगे। ये कब यहाँ से शिफ्ट हुआ, कहाँ शिफ्ट हुआ, कितने समय में शिफ्ट हुआ, कौन से ईयर में शिफ्ट हुआ, ठीक है, इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको मैं इस आर्टिकल के थ्रू बताऊंगा। एट्थ इंपॉर्टेंट न्यूज, लेबर कमेटी ने यहाँ पे सेंटर को कहा है कि जो आपका मिनिमम पीएफ पेंशन है ना उसको इंक्रीज किया जाए, क्योंकि आज के रेट में जो आप देखेंगे जो इन्फ्लेशन रेट बढ़ता जा रहा है वो इस चीज को मीट नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कितने अमाउंट तक को बढ़ाने की बात की गई है उसको हम यहाँ पे इस आर्टिकल में डिस्कस करेंगे। नाउ मूविंग ऑन टू द नाइन्थ इंपॉर्टेंट आर्टिकल, अमिड क्रिटिसिज्म आर्मी मूव्स आइकॉनिक 1971 की जो पेंटिंग है उसको यहाँ पे मानेकशॉ सेंटर में यहाँ पे प्लेस कर दिया है आर्मी ने। और 1971 में आप सभी को पता है क्या हुआ था, बांग्लादेश लिबरेशन, बांग्लादेश आज़ाद हुआ था। ओके, और उसकी जो पेंटिंग है वो कौन सी पेंटिंग है, साइनिंग की एक पेंटिंग है, सरेंडर की एक पेंटिंग है, उसको हम लोग वहाँ पे डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट ये पेंटिंग है, बहुत ही ज़्यादा फेमस है, क्योंकि इंडियन आर्मी के लिए ये एक ग्रेट अचीवमेंट था। ठीक है, बहुत से आर्मी आप सभी को पता है, देखिए हमने यहाँ पे पाकिस्तानी आर्मी को देखा है सरेंडर होते हुए। ठीक है, और ये उसकी यहाँ पे एकमात्र यहाँ पे साइन है। ठीक है, तो इसको अगेन एक आइकॉनिक पेंटिंग कहा जाता है, 1971 का आइकॉनिक पेंटिंग, और इसी को कहाँ पे प्लेस किया गया है, इसको मानेकशॉ सेंटर में प्लेस करने की बात की गई है। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि आज का न्यूज़पेपर कितना इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। नाउ मूविंग ऑन टू द फर्स्ट न्यूज़पेपर, पहले न्यूज़पेपर के पहले पेज पे मूव करते हैं। ओके, मोदी दिशाएंगे टेक्स अप रीजनल सिक्योरिटी इशू। ठीक है, देखिए यहाँ पे श्रीलंका की तरफ से क्या स्टेटमेंट आया है, दैट ही मतलब ये, ठीक है, श्रीलंका के प्रेसिडेंट, ही विल नॉट अलाउ हिज कंट्रीज टेरिटरी टू बी यूज्ड एज अ टारगेट अगेंस्ट इंडिया। ठीक है, देखिए इन्होंने कहा कि उनकी कंट्री को कोई यूज नहीं कर पाएगा इंडिया को टारगेट के लिए, ये यहाँ पे प्रॉमिस करते हैं। अगेन बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, आप सभी को पता है यहाँ पे चाइना क्या कर रहा है। ठीक है, चाइना का आप सभी को रोल पता है। ठीक है, चाइना डेप्ट ट्रैप पॉलिसी में सबको फंसा देता है, उसके बाद क्या करता है, उसकी कंट्री उसकी टेरिटरी वो यूज करता है। ठीक है, तो श्रीलंकन प्रेसिडेंट का कहना है कि ही विल नॉट अलाउ हिज कंट्री टेरिटरी टू बी यूज्ड अगेंस्ट इंडिया। ओके, देखिए तो इसके कन्वर्जन में अगर आप देखें तो न्यू दिल्ली ने भी यहाँ पे बहुत सारे प्रोमिसेस किए हैं दिसंख्या से। ओके, और उन्होंने जो लोन्स वगैरह दिए थे उनको यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया है प्रोजेक्ट्स में, दे विल ग्रांट प्रोजेक्ट्स यहाँ पे वो डेवलप करेंगे वहाँ पे। ठीक है, रिलेटेड टू एनर्जी सेक्टर, रिलेटेड टू डिजिटल कॉपरेशन सेक्टर्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे कही गई हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये एक अच्छे स्टेप है टुवर्ड्स द रीजनल स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए अच्छा स्टेप है। पीस एंड प्रोस्पेरिटी हमें यहाँ पे रीजन में बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। ओके, दोनों इंपॉर्टेंट लीडर्स ने यहाँ पे बहुत सारी कीज इशू पे डिस्कस किया है, जैसे कि यहाँ पे रीजनल सिक्योरिटी, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया। ओके, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, एनर्जीज पॉलिसीज। ओके, जो फिशरमैन्स के जो इश्यूज है उसको भी यहाँ पे इन्होंने डिस्कस किया है। ठीक है, इंडिया ने यहाँ पे अनाउंस किया दैट इट वुड कन्वर्ट लोन्स गिवन टू श्रीलंका इनटू ग्रांट्स फॉर रेलवे सिग्नलिंग सिस्टम। ठीक है, तो ये लोन्स को कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, कन्वर्ट करने की बात की गई है, रेलवे सिग्नलिंग सिस्टम में इसको कन्वर्ट किया जाएगा। ओके, और यहाँ पे पॉट बनाने की बात भी की गई है। होप आप सभी को ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। ओके, इसके बारे में आप सभी को जान के बहुत ही ज्यादा दुख होगा, क्योंकि हमारे बीच फेमस तबला म्यूजिशियन जाकिर हुसैन अब ना रहे। ओके, और मैं आप सभी को बता दूं इनका जो टेन्योर रहा है 1951 से लेकर 2024 के बीच का बहुत ही सुनहरा टेन्योर रहा है। ओके, और
और भी मैं आपको इनके बारे में बताता हूँ, 2-3 चीज़ें लिख लीजिएगा जो कि एग्जाम में हो सकता है पूछा जा सके, ठीक है। इनके नाम पे 4 ग्रैमी अवार्ड है, 4 ग्रैमी अवार्ड है, 4 ग्रैमी अवार्ड लिख लीजिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है 4 टाइम ग्रैमी अवार्ड, ओके। और इनको पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है, ठीक है, पद्म विभूषण से भी इनको सम्मानित किया गया है, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप ये लिख लीजिएगा, ओके। अब देखिए इनकी जो डेथ हो गई है, ये 73 की एज में इनकी डेथ हुई है, ठीक है। और इनको लंग्स से रिलेटेड डिजीज था, ठीक है। सो ये डिजीज के बारे में लिख लीजिएगा, आइडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस नाम का इनको डिजीज था जिनकी वजह से इनकी डेथ हुई है। होप आप सभी को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और इनके जैसा शायद ही कोई दूसरा होगा, क्योंकि ये अपनी स्पीड के लिए जाने जाते थे, इनक्रेडिबल स्पीड के लिए, डेक्स्टरिटी के लिए जाने जाते थे, क्रिएटिविटी के लिए जाने जाते थे, ठीक है। तो शायद इनके जैसा कोई दूसरा यहाँ पे भी आएगा, ठीक है। तो ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन ऑफ ऑल टाइम, ओके। होप आप सबको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, यहाँ पर और कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं, सो लेट्स मूव अहेड। लेट्स मूव टू द एडिटोरियल सेक्शन। आई थिंक इन बिटवीन आपको कोई भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं मिलेगा, ओके। सो एडिटोरियल सेक्शन पे मूव करते हैं। पहले एडिटोरियल यू कैन इजीली स्किप, दूसरा एडिटोरियल आप लोग स्किप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप सभी को इसके बारे में पता चलना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आज की डेट में अगर आप देखें तो जो टोबैको का कंजप्शन है वो बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है, ठीक है। शुगर बिहेवरेजेस का जो कंजप्शन है वो बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है, लेकिन जो टैक्स इनके ऊपर लगाए जाते हैं, जो जीएसटी रेट इनके ऊपर लगाई जाती है वो बहुत कम है, ठीक है। देखा जाए तो वो बहुत कम है, 28% है। इस 28% को बढ़ाकर 35% लाने की बात की गई है ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा, ठीक है। इसको लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ओके। ओवर द पास्ट 7 ईयर्स सिंस द इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी, ठीक है, लगभग 7 साल हो गए हैं जीएसटी को इंट्रोड्यूस किए हुए, देयर हैज बीन नो सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन जीएसटी रेट ऑन हार्मफुल प्रोडक्ट सच एज टोबैको, शुगर, स्वीटेंड बिहेवरेज एक्सेप्ट 2 माइनर हाइक्स, ठीक है। हमने सिर्फ 2 माइनर हाइक्स देखने को मिला है, ठीक है। कोई यहाँ पे मेजर हमने सिग्निफिकेंट इंक्रीज नहीं देखने को मिला है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे जीएसटी रेट में हार्मफुल प्रोडक्ट्स के जो जीएसटी रेट्स है उसमें हमें एक सिग्निफिकेंट डिक्रीज नहीं दिखा है अब तक, ठीक है। तो आप देखिए जो टोबैको है ये आज के डेट में मिल पाना बहुत ज़्यादा आसान हो गया, ठीक है। इन जो अब देखिए जीएसटी इतना 28% है, तो ये बहुत ज़्यादा चीप रेट में मिल रहा है, ठीक है। इसको बढ़ा के अगर 35% कर देंगे तो उसमें 5.5% के आसपास जो प्राइस है उसमें इंक्रीमेंट हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अभी आज के डेट के हिसाब से अगर जो रेट चल रहा है वो एक अफोर्डेबल है, ठीक है, लोग इसको अफोर्ड कर पा रहे हैं, ठीक है, और कंज्यूम बहुत ज़्यादा तेजी से हो रहा है ये चीज़, ठीक है। तो यहाँ पे इन दिस कंटेस्ट में क्या हुआ, जो यहाँ पे ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स है उन्होंने हायर जीएसटी की मांग की है, ठीक है, ऑन टोबैको और शुगर, जो आपका शुगर स्वीटेंड बिहेवरेज है उनके ऊपर, ठीक है। ये बढ़ा के 28% से 35% की बात की गई है इसमें, ठीक है। नाउ यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे क्या, व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑफ प्रपोज जीएसटी टैक्स हाइक, ठीक है। मतलब कि जो इन्होंने 35% बढ़ाने की बात की है उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा वो हम लोग पूरे आर्टिकल में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। देखिए मैं आप सभी को बता दूं, ग्लोबली इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ टोबैको। टोबैको का इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है ग्लोबली, with 28.6% of adult above 15 years and 8.5% of student age 13 to 15 year using tobacco in some form, ठीक है। मतलब कि आप देखेंगे कि 28.6% अडल्ट जिनकी उम्र 15 से ऊपर है, ओके, और 13 से 15 साल की उम्र के जो स्टूडेंट्स हैं उनमें 8.5% वो यूज करते हैं टोबैको को किसी फॉर्म में, ठीक है। टोबैको इज लीडिंग रिस्क फैक्टर फॉर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक है। तो देखिए टोबैको यहाँ पे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को यहाँ पे जन्म देता है, ठीक है, जिसकी वजह से अगर आप देखें तो इंडिया में डेली लगभग 3500 लोगों की यहाँ पे डेथ्स होती हैं, ओके। नाउ इन 2017 द एनुअल इकोनॉमिक बर्डन ऑफ टोबैको यूज एंड सेकंड हैंड जो स्मोक है इट वाज एस्टिमेटेड एट अराउंड 2314 बिलियंस, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं लगभग जीडीपी का 1.4% है ये, ठीक है। और देखिए हमारे इसमें जो आपका जो टैक्स रेवेन्यू होता है इसमें भी हमें गिरावट इससे देखने को मिलती है, जो हमें अभी प्रेजेंट 28% जो चल रहा है, ठीक है, उससे हमें कितना टैक्स रेवेन्यू देखने को मिलता है, इट इज 538 बिलियन ओनली, ओके। नाउ अभी ये जो 28% है इसको बढ़ा के अगर 35% किया गया तो क्या क्या चेंजेस आएंगे वो यहाँ पे बताया गया है। देखिए क्लियर कट यहाँ पे डिस्कस किया गया है ऑथर के द्वारा, दैट proposed GST hike to 35% is expected to reduce tobacco consumption and boost tax revenue। देखिए यहाँ पे ऑथर ने क्लियर बताया है कि अगर 35% इसको कर दिया गया तो इससे क्या होगा, एक तो टोबैको का कंजप्शन कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। दूसरी तरफ से क्या होगा, जो आपका टैक्स रेवेन्यू है इसमें हमें एक बूस्टअप देखने को मिलेगा, ओके। प्रीलिमिनरी एस्टिमेट सजेस्ट दैट 35% रेट वुड लेड टू 5.5% प्राइस इंक्रीज, ठीक है। मतलब टोबैको में अगर आप देखें तो 5.5% से उसके प्राइस बढ़ेंगे
राइट, ठीक है। 5% का हमें ड्रॉप देखने को मिलेगा कंजप्शन में, ठीक है, और आपका 18.6% की हमें बढ़ोतरी देखने को मिलेंगी इन द रेवेन्यू में, ठीक है। इट इज फॉर द कैटेगरी ऑफ बीड़ी, ठीक है, जो बीड़ी पीने वाले जो शौकीन है ना, बीड़ी पीते हैं उनके लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिलिमिनरी जो है इन्होंने सजेस्ट किया कि 35% से क्या होगा, जो बीड़ी पीने वाले लोग हैं उसके लिए 5.5% का इंक्रीज हमें देखने को मिलेगा, 5% का ड्रॉप हमें देखने को मिलेगा कंजप्शन में, और 18.6% का रेवेन्यू राइज हमें देखने को मिलेगा। ओके, फॉर द कैटेगरी ऑफ सिगरेट इट इज डिफरेंट। ओके, द प्राइस वुड इंक्रीज 3.9%, ठीक है। तो प्राइस कितना बढ़ेगा, अभी जो प्रेजेंट है उससे 3.9% बढ़ जाएगा, जो अभी कंजप्शन है उससे 1.3% कम हो जाएगा, एंड रेवेन्यू कितना बढ़ेगा 6.4%, ठीक है। तो ये आपका सिगरेट की कैटेगरी का हो गया, उसके लिए हो गया। ओके, नाउ स्मोकलेस टोबैको है, उसकी जो प्राइस पे क्या फर्क पड़ेगा, वो यहाँ पे 3% से बढ़ेगा, उसका जो ड्रॉप है कंजप्शन ड्रॉप वो 2.7% से गिरेगा, और आपका रेवेन्यू रेट कितना बढ़ेगा 1.9%। तो ये सारे जो आंकड़े ये क्लियर हो गया, क्यों यहाँ पे जीएसटी रेट को 35% लाने की बात की गई है, ये आपको समझ में आ गया, कैसे यहाँ पे जो कैटेगरीज हैं वो आपको इसमें कैसे कैसे चीजें यहाँ पे देखने को मिल रही होंगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, होप आप सबको समझ में आ गया होगा। ओवरऑल दिस कुड जनरेट एडिशनली 43 बिलियन एनुअली, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 43 बिलियन एनुअली अगर आप देखें तो टैक्स रेवेन्यू यहाँ पे टोबैको से कलेक्ट होगा, ठीक है। और अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आप सभी को इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऑथर ने कहा है जो आप ये 35% का जो आपने ये डिमांड की है, क्यों ना हम इसको 40% कर दें, ठीक है। 40% करेंगे तो हमारे लिए एक बहुत अच्छा और पॉजिटिव आउटकम हमें इसके देखने को मिलेंगे, ठीक है। 40% रेट वुड हैव अ ग्रेटर इंपैक्ट लीडिंग टू शार्पर इंक्रीज इन प्राइस, ठीक है। देखिए 40% अगर हम करेंगे तो ये जो चीजें 5% के आसपास बढ़ रही है, ये करीब 6.2 6.3 के आसपास आ जाएगा, ठीक है। तो हमें एक जो इसके प्राइस है इसमें शार्प इंक्रीज देखने को मिलेगा, एज वेल एज आप ये देखेंगे कि इसका जो कंजप्शन है उसमें अभी शार्प डिक्रीज देखने को मिलेगा, उसमें भी शार्प डिक्लाइन देखने को मिलेगा, ठीक है। साथ ही साथ रेवेन्यू भी बढ़ेगा, ठीक है, रेवेन्यू भी क्या करेगा, बढ़ेगा, ठीक है। तो क्यों ना हम इसको 40% के आसपास कर दे। तो ऑफर ने देखिए यहाँ पे की रिकमेंडेशन की जो कंसिडरेशन है उसको यहाँ पे कहा है कि 40% क्यों नहीं किया जा सकता है, ठीक है। और लगभग जो इससे रेवेन्यू जो कलेक्ट होगा, जो यहाँ पे मिल रहा था हमें 43 बिलियन, ये अगर हम 40% कर देंगे तो 72 बिलियन के आसपास हमें रेवेन्यू मिलेगा, ठीक है। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ पे आप सभी को इसके बारे में पता होना चाहिए। इट वुड ऑल्सो लोअर द रिस्क ऑफ इंडस्ट्रीज ओवर शिफ्टिंग टैक्स बर्डन, ठीक है। तो देखिए ये इंडस्ट्रीज के लिए भी अच्छा है, उनके लिए भी अच्छा है, टैक्स बर्डन जो उनके ऊपर रहता है उससे भी हमें उनको यहाँ पे राहत मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं करेंटली टैक्स बर्डन ऑन टोबैको प्रोडक्ट इज अनइवन। अभी आज के डेट में जो टैक्स प्रोडक्ट जो आपका टोबैको प्रोडक्ट है उसके ऊपर जो टैक्स बर्डन है वो अनइवन है, विद द टैक्स ऑफ अकाउंटिंग 22% फॉर बीडीज, ठीक है, और 49.5% फॉर सिगरेट, और 64% फॉर स्मोकलेस टोबैको, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, ये कैटेगरीज मैंने आप सभी को बता दी। ओके, अगर ये यहाँ पे 35% जीएसटी लाया गया तो यहाँ पे बीड़ी में आपको 26% देखने को मिलेगा, और आपका सिगरेट में हो गया 51%, और आपका किसमें, स्मोकलेस टोबैको में आपका 65% हमें बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। ओके, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल टू विच इंडिया इज अ सिग्नेटरी, ठीक है। देखिए इंडिया इसका सिग्नेटरी है। इट रिकमेंड दैट ऑल टोबैको प्रोडक्ट टू बी टैक्स्ड कंपेरेबली टू प्रिवेंट सब्स्टिट्यूशन बिटवीन देम, ठीक है। देखिए सारे यहाँ पे टोबैको जो प्रोडक्ट्स है उसको यहाँ पे टैक्स करने चाहिए, ऐसा यहाँ पे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आपका फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ टोबैको कंट्रोल का यहाँ पे मैंडेट्स है, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे आपको समझ में आ गई होंगी। नाउ दूसरा की इशू क्या है, दूसरा की इशू है दैट इज द रिलायंस ऑन जीएसटी, ठीक है। जीएसटी के ऊपर रिलायंस एक दूसरा की इश्यूज है, विच इज अ प्योरली एड वेलोरम टैक्स, ठीक है, प्योरली एड वेलोरम टैक्स टू रेगुलेट टैबाको कंजप्शन। एड वेलोरम जो टैक्स है वो क्या है, एक लेस इफेक्टिव देन स्पेसिफिक एक्साइज टैक्स है, ठीक है। तो एक्साइज टैक्स से ये लेस इफेक्टिव टैक्स है आपका एड वेलोरम टैक्स, ठीक है। तो इसके बारे में लिख लीजिएगा कि एड वेलोरम टैक्स क्या है, एक जो आपका एक्साइज टैक्स होता है उससे ये कम इफेक्टिव है, ठीक है, इन कर्बिंग टोबैको को कर्ब करने के लिए यूज दे आर ट्राई टू बी इन प्रोडक्ट प्राइस विच द इंडस्ट्रीज कैन मैनिपुलेट। सिंस द इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी the share of excise tax in the total tobacco taxation has declined। ओके, तो ये आप यहाँ पे समझ सकते हैं। नाउ यहाँ पे देखिए ऑथर ने कहा है कि ये सारी चीजें अगर ऐसी चलती रही तो आगे आने वाले टाइम में देखिए अगर हम एक्सेसिव अमाउंट ऑफ हम अगर बिहेवियर्स ले रहे हैं, ठीक है, एक्सेसिव अमाउंट में हम अगर हम टोबैको का कंजप्शन कर रहे हैं तो हमारी आने वाले टाइम में जो एनसीडीज है, ठीक है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, वो बढ़ता हुआ हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे ऑथर ने एग्जाम्पल में भी दिया है कि एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ सुगर स्वीटेंड बिहेवियर्स इज मेजर कंट्रीब्यूटर टू ओबेसिटी,
डायबिटीज एंड अदर एनसीडीज। ठीक है, तो ये देखिए आप कितना यहाँ पे हेल्थ पे हमें इंपैक्ट पड़ता हुआ देखने को मिलेगा। अगर ये 35% हो गया तो ये सारी जो चीज़ें हैं उसमें हमें एक टाइप का डिस्करेज देखने को मिलेगा, कंजप्शन में गिरावट देखने को मिलेंगी। ठीक है, इससे हमारा इंडिया का जो हेल्थ गोल है वो भी हम यहाँ पे अचीव कर पाएंगे। ठीक है, तो की कंसिडरेशन है 35 से 40% किया जाए, ऑथर ने यहाँ पे आर्टिकल के थ्रू बताया है। होप आप सभी को ये आर्टिकल क्लियर हो गया होगा। नाउ मूविंग ऑन टू द ओपिनियन सेक्शन। लैक ऑफ गुड जॉब्स फॉर यंग वुमेन्स इन JNK बैक टू द फील्ड। ठीक है, चार्ट के माध्यम से हम लोग डिस्कस करेंगे। ये आंकड़े हमारे पास 2018 से 2024 के आसपास तक के आंकड़े हैं। ओके, चार्ट 1 में देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट यहाँ पे बताया गया है। वुमेन एज अराउंड 15 to 29 ईयर्स इन JNK। ठीक है, तो ये करेंटली वीक्स के फिगर्स यहाँ पे हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं जो अप्रैल जून 2018 से लेके जुलाई सितंबर 2024 के ये फिगर हैं। उस टाइम पे जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट था वो कितना था, 23.8% था। ये हालांकि कम होना चाहिए था, ऐसे आके आंकड़े ऐसे ऐसे कहीं इस टाइप का आना चाहिए था, लेकिन आप देखेंगे कि इसमें हमें एक बढ़ोतरी देखने को मिली है। ठीक है, 30.2% अब ये हो चुके हैं, मतलब कि लेबर फोर्स में यहाँ पे आप देखेंगे वुमेन्स का जो पार्टिसिपेशन है बहुत तेजी से यहाँ पे इंक्रीज हुआ है इन द एज बिटवीन 15 to 29। ठीक है, तो आप देखेंगे अनएम्प्लॉयमेंट जैसी चीजें यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ओके, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। इंडियन वुमेन्स का आप देख सकते हैं, ये भी आप आंकड़े यहाँ पे देखेंगे अर्बन में, इसमें भी हमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। ओके, 2018 के कंपैरिजन में 2024 में हमें यहाँ पे 21.9% की इंक्रीमेंट देखने को मिला है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, समझ सकते हैं ये सारी चीजें। ओके, नाउ चार्ट 3 में आपको क्या समझ में आएगा कि कौन से सेक्टर में यहाँ पे कितना डिस्ट्रीब्यूशन है। ओके, कौन से सेक्टर में कितना डिस्ट्रीब्यूशन है, एग्रीकल्चर सेक्टर में कितना है, सेकेंडरी सेक्टर में कितना है, टर्सरी सेक्टर में कितना है। एग्रीकल्चर सेक्टर में आप देख सकते हैं 2018 में इतना था, अब ये बढ़ के आप देख सकते हैं 27.6% हो गया है। ठीक है, आपका सेकेंडरी सेक्शन में भी हालांकि थोड़ा सा हमें गिरावट देखने को मिला है। ओके, और आपका जो टर्सरी सेक्टर है उसमें गिरावट देखने को मिला है, लेकिन आप देखेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर में वुमेन्स का जो पार्टिसिपेशन रेट है वो बढ़ा है। अब आप 15 ईयर्स ऑफ एज से लेके आप 29-30 तक की आप बात करें। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अनएम्प्लॉयमेंट जैसी चीजें हम यहाँ पे देख रही है। ओके, जम्मू एंड कश्मीर की जो वुमेन्स है वो यहाँ पे जॉब नहीं ले पा रही हैं। ओके, और वो दे आर बीइंग पुश्ड टुवर्ड्स द सर्विस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर्स और वेरियस अदर काइंड ऑफ सर्विसेज। ओके, तो ये सारी चीजें आप समझ सकते हैं। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट यहाँ पे बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। ओके, और लगभग ये अभी पहुंच चुका है कितना, 53.6% के आसपास। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। ये अभी देखिए आंकड़े ऐसे चौंकाने वाले नहीं है, हमेशा से हमने ये सारी चीजें देखी हैं। ओके, और लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन आप देख सकते हैं 30.2% के आसपास है। ठीक है, जस्ट आफ्टर आपका हिमाचल प्रदेश के बाद ये दूसरे नंबर पे आता है। ठीक है, होप आप सभी को ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। आर्टिकल इसमें पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है आपको, आप आर्टिकल पढ़िएगा, आप कंफ्यूज होइएगा। मैं आप सभी को जितना पढ़ा दिया वही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, बाकी आप इसमें कुछ भी पढ़ लीजिए, आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, पढ़ के आप चाहे तो देख सकते हैं। ओके, इसके अंदर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। Now moving on to the text and context page, how does La Nina affect India's climates? ठीक है, देखिए यहाँ पे La Nina effect of course it was expected to come this year। ठीक है, जुलाई में ये आने वाला था, बट यहाँ पे देखिए अब इसको चेंज करके बताया गया कि लास्ट या तो दिसंबर में हमें देखने को मिलेगा, लेट 2024 में, या तो अर्ली 25 में हमें देखने को मिलेगा। ओके, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि ला नीना क्या है। ठीक है, व्हाट इज ला नीना। ठीक है, ला नीना क्या है, एक टाइप का फेज है, किसका, एल नीनो का। ठीक है, एल नीनो का फेज है विच एल नीनो ऑफ सदर्न ऑसिलेशंस। ठीक है, एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन का ये फेज है विच अकर्स व्हेन द रीजन ऑफ पैसिफिक ओशियन। ठीक है, जब पैसिफिक ओशियन का जो रीजन है बिटवीन, अब किस रीजन की बात की गई है, इंडोनेशिया और साउथ अमेरिका का जो रीजन है, जब वो कूलर होगा, जब वो कूल होगा देन यूजुअल। ठीक है, मतलब जितना वो होता है उससे ज्यादा अगर वो कूल होता है तो आपको ये सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो एल नीना क्या है, एक फेज है, किसका, एल नीना का। ठीक है, ला नीना एक एल नीना का फेज है जो कि हमें कहाँ पे देखने को मिलता है, इट अकर्स व्हेन द रीजन, कब होता है ये, जब यहाँ पे हमें इंडोनेशिया और साउथ अमेरिका का जो रीजन है वो कूल हमें देखने को मिलता है, तब हमें ये ला नीना इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। ठीक है, देखिए दोनों यहाँ पे अपोजिट है, ऐसा नहीं है कि ला नीना एक है और एल नीना एक है। ठीक है, दोनों ही यहाँ पे अलग अलग है। ठीक है, इसका जो काउंटर पार्ट है एल नीना, इट रिप्रेजेंट वार्मिंग ऑफ सेम रीजन। ठीक है, उसी रीजन को वार्मिंग में दर्शाता है। ठीक है, मतलब मान लीजिए कि अगर ला नीना ठंडा रीजन है तो एल नीना वार्मेस्ट रीजन है। ठीक है, ऐसा आप समझ सकते हैं। दीज टू फेज सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस ग्लोबल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड वेदर पैटर्न्स। ठीक है, तो आप देखिए ये जो दोनों यहाँ पे फेज है, ये यहाँ पे ग्लोबल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन और वेदर पैटर्न्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग ला नीना ईयर्स के टाइम पे इंडिया देखिए अबव नॉर्मल और नॉर्मल मानसून यहाँ पे रिसीव करता है, नॉर्मल
रेनफॉल यहाँ पे रिसीव करता है इन द मानसून सीजन। ओके, येट द सेम फेनोमिनल कॉज ड्रॉप्ड इन अफ्रीका। ठीक है, तो देखिए इंडिया में ला लीना से क्या होता है, आपका नॉर्मल रेनफॉल या फिर अबव नॉर्मल रेनफॉल हमें देखने को मिलता है। लेकिन अगर ला लीना अगर उसी समय पे अफ्रीका में आया तो अफ्रीका में क्या होगा, देखिए सूखा आ जाएगा वहां पे। ठीक है, ड्रॉफ्ट आ जाएगा, वहां की जो जमीन हो जाएगी वो सूख जाएगी, बंजर हो जाएगी। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कितना ये आपका इरिवर्सिबली आपका प्रोपोर्शनल कितना है। ठीक है, तो दोनों ही आपके प्रोपोर्शनली अलग है। ठीक है, तो ये आप सभी को समझ में आ गया होगा। ओके, और जो इसका अलग वाला है, जैसे ला लीना के बारे में मैंने आप सभी को बताया कि ला लीना आया तो क्या होगा, विंटर टाइप के सीजन या फिर आपका रेनी सीजन हमें देखने को मिलेगा। लेकिन अगर एल लीना आया तो ये एक्सट्रीम समर लेके आता है। ठीक है, एक्सट्रीम समर इन इंडिया वाइल इंक्रीजिंग रेनफॉल इन द सदर्न यूएस। ठीक है, तो देखिए इंडिया में रेनफॉल यहाँ पे कम होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका जो समर रीजन है वो यहाँ पे इंडिया में ज्यादा देखने को मिलेगा, और आपका जो रेनफॉल वाला टाइप सीजन है वो आपको कहाँ मिलेगा, सदर्न यूएस में हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये आप समझ सकते हैं एल लीना और ला लीना के अंतर। ठीक है, ला लीना में क्या होगा, आपको रेनफॉल और अबव वो रेनफॉल अच्छे खासे होंगे, नॉर्मल या फिर अबव आपको एवरेज से ऊपर देखने को मिलेगा। और एल लीना में क्या होगा, इंडिया में अगर एल लीना आता है तो क्या होगा, एक्सट्रीम समर हमें देखने को मिलता है। लेकिन उसी के कंपैरिजन में अगर आप क्या देखें, सदर्न यूएस में अगर आप देखें, अफ्रीका वाले रीजन में अगर आप देखें तो वहां पे आपको मानसून अच्छा देखने को मिलेगा, रेनफॉल हमें वहां पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे डिस्कस किया गया आर्टिकल में। नाउ ये विंटर को कैसे अफेक्ट करेगा, 2024 का जो विंटर है ये डिफरेंट, ये साल डिफरेंट है। जो ला लीना है इट हैज नॉट मर्ज एज एक्सपेक्टेड। ठीक है, तो जैसा यहाँ पे एक्सपेक्ट किया गया था कि जुलाई में ये मर्ज होगा, अब तक ऐसा नहीं हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे कहा जा रहा है कि आने वाले टाइम में इसको ये इमर्ज हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे कहा जा रहा है ला लीना यूजुअली फॉर्म्ड ड्यूरिंग द मानसून एंड प्री मानसून पीरियड्स। ठीक है, तो ला लीना यहाँ पे कब फॉर्म होता है, देखिए प्री मानसून और मानसून पीरियड्स के बीच में ये फॉर्म होता है। ठीक है, और ग्लोबल फॉरकास्ट यहाँ पे बता रही है कि ये आपके आने वाले टाइम में हो सकता है दिसंबर में हमें बनता हुआ देखने को मिल जाए। ठीक है, होप आप सभी को ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। देखिए ला लीना और एल नीनो के बीच में आपको एक अंतर पता चल गया सबसे पहले तो। अब इसकी शुरुआत कैसे होती है ये यहाँ पे बताया गया है कि उसको कैसे यहाँ पे मेजर किया जाता है, उसको कैसे यहाँ पे उसको इंडिकेट किया जाता है कि ये आने वाला है। ठीक है, द ओशिनिक लीनो इंडेक्स, ठीक है, ONI कंपेयर्स द 3 मंथ एवरेज सी सरफेस टेम्परेचर्स। ठीक है, तो आपका जो सी सरफेस टेम्परेचर है उसका 3 महीनों का आपका एवरेज यहाँ पे निकाला जाता है इन द ईस्ट सेंट्रल ट्रॉपिकल पैसिफिक विद द 30 ईयर एवरेज। ठीक है, 30 साल के एवरेज के साथ इसको यहाँ पे माउंट करके निकाला जाता है। ठीक है, अगर यहाँ पे डिफरेंस हमें 2 देखने को मिला, व्हेन द डिफरेंस बिटवीन 2 इज, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 0.5 डिग्री सेल्सियस और उसके ऊपर है, तो हमें यहाँ पे एल नीना देखने को मिलेगा। ठीक है, और अगर दोनों के जो डिफरेंस है उसमें यहाँ पे -0.5% से और कम है, ठीक है, -0.5% आपका -0.5 डिग्री सेल्सियस या फिर उससे कम है तो आपका ला लीना देखने को मिलता है। अदरवाइज आपका 0.5 डिग्री सेल्सियस और या फिर उससे ऊपर है तो हमें एल लीना देखने को मिलता है। ठीक है, तो अभी ये करंटली कितना है, -0.3 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। ओके, तो अभी क्या है, अभी ये आपका ला लीना है। ओके, ये आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अभी ये धीरे धीरे उसके तरफ जा रहा है। ठीक है, ला लीना है नहीं, आने वाला है, ऐसा कहा जा रहा है नहीं, अभी ये आने वाला है। ठीक है, क्योंकि 0.5 से कम होना चाहिए, तो -0.3 हो चुका है, अभी इससे कम धीरे धीरे इंडिया में आ जाएगा। ओके, नाउ व्हाट इज द मेट्रोलॉजी, क्या होता है, व्हाट इज मेट्रोलॉजी। देखिए यहाँ पे कहा गया है कि सिटीज इन सदर्न इंडिया लाइक बेंगलुरु, हैदराबाद इज एक्सपेक्टिंग कोल्डर रीजन देन यूजुअल दिस ईयर। ठीक है, तो इस ईयर आप देखेंगे कि जो सदर्न साइड के जो स्टेट्स है उनमें यूजुअली यहाँ पे वेदर जो होता है समर टाइप का रहता है, लेकिन यहाँ पे ये जो रीजन है इस बार कोल्डर है। ठीक है, और जो अबव है, जो आपका अबव नॉर्दर्न इंडिया है, ये अभी यहाँ पे इसमें जो विंटर्स है उसमें हमें डिले देखने को मिला है। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे ऑथर ने आर्टिकल्स में बताई हैं जो कि आपको नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, आई थिंक यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। देखिए जो फास्टर विंड्स होते हैं ना, विंड्स क्या करते हैं, आपकी जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं, पॉल्यूटेंट्स को वो एक जगह से दूसरी जगह यहाँ पे लेके जाते हैं ताकि यहाँ पे एयर क्वालिटी वहाँ की उस रीजन की सही हो जाती है। ठीक है, तो जो आप दिल्ली में देखेंगे ना, एयर क्वालिटी क्यों खराब है, क्योंकि वहाँ पे अभी हवा नहीं बह रहा है। ठीक है, विंड की अगर वहाँ पे विंडी एरिया होता, विंडी रीजन होता, ठीक है, अगर विंड बह रहा होता कॉन्स्टेंट स्पीड से, ठीक है, तो वहाँ पे आपको पॉल्यूशन जैसी चीजें वहाँ पे आपको नहीं मिलती। ठीक है, तो देखिए व्हाट अबाउट ला लीना एंड मानसून, ऐसा यहाँ पे मैंने ये सारी चीजें आपको
आपको बता दी है, वही सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं ऑथर के द्वारा कि लॉ लीना में क्या होता है। ठीक है, लॉ लीना में जब इंडिया में लॉ लीना आपको देखने को मिलेगा तो इंडिया में क्या होगा, आपको रेनफॉल देखने को मिलेंगे। वही आपके सदर्न स्टेट्स में आपको क्या होंगे, वहाँ पे आपको सूखा या फिर ड्रॉट जैसी सिचुएशन देखने को मिलेंगी। ठीक है, जब इंडिया में एल नीनो आएगा तो क्या होगा, इंडिया में क्या होगा, इंडिया में समर जैसा सिचुएशन देखने को मिलेगा, वहाँ उस समर मानसून हमें देखने को मिलेगा। लेकिन एट द सेम टाइम इन सदर्न यूएस, सदर्न अफ्रीका रीजन्स, इन सारे रीजन्स में क्या होगा, रेनफॉल हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। होप आप सभी को ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। नाउ व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर द रिमूविंग जज, ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। और ये देखिए ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि 55 एमपीज में राज्यसभा के जो 55 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, इन्होंने एक मोशन सबमिट किया है इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज के अगेंस्ट। ठीक है, ये रिमूवल का मोशन है और किसके लिए निकाला गया है, जस्टिस शेखर कुमार यादव के अगेंस्ट निकाला गया है। ठीक है, ये सबमिट किया गया है किसको, राज्यसभा के चेयरमैन को सबमिट कर दिया गया है। लेकिन मैं आप सभी को बता दूं कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट न्यूज़, राज्यसभा के चेयरमैन के अगेंस्ट भी यहाँ पे मोशन चलाए जा रहे हैं। ओके, तो ये भी आप सभी को पता होना चाहिए। ना प्रोसीजर के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इश्यूज आप सभी को मैं बता देता हूँ, पहले इश्यूज डिस्कस कर लेते हैं, प्रोसीजर तो ठीक है हमें पता चल ही जाएगा। इशू क्या हुआ है, देखिए ये जो है जस्टिस, जो आपके नाम, इनका नाम लिख लीजिएगा, जस्टिस शेखर कुमार यादव। ये एक हिंदू परिषद की, आपके विश्व हिंदू परिषद की इवेंट ऑर्गेनाइज कराई जा रही थी। ओके, उसमें ये गए थे। ठीक है, विश्व हिंदू परिषद की मीटिंग में ये गए थे। ठीक है, इन्होंने कुछ ऐसे स्टेटमेंट दिए जो कि अभी आज के डेट में बहुत ज़्यादा विवाद बन गया। ठीक है, कुछ ऐसे स्टेटमेंट, हालांकि इन्होंने कोई कम्युनिटी को पॉइंट आउट नहीं किया है, लेकिन इन्होंने इस तरीके से कहा कि वो कम्युनिटी ने बोला कि ये सारी चीज़ें तो हमारे में ही होती है। ठीक है, तो इनके जो स्टेटमेंट है, ठीक है, इनके जो स्टेटमेंट है आज के डेट में वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, ऐसे स्टेटमेंट पब्लिक को आप नहीं दे सकते हैं। ठीक है, हमारे इंडिया में आप सभी को पता है डेमोक्रेटिक हमारा नेशन है। ओके, इंडिया में सभी को रहने का हक है। ऐसा नहीं है कि हम हिंदू मेजॉरिटी लोग रह रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इंडिया में हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, सिख भी है, ईसाई भी, हम सब एक हैं। आप सभी को ये सारी चीज़ें पता है। ओके, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इनकी जो स्टेटमेंट है, इन्होंने कहा कि जो मेजॉरिटी ऑफ नेशन है, मेजॉरिटी ऑफ जो यहाँ पे लोग रह रहे हैं, उसके बेस पे हमारा नेशन चलता है। ठीक है, तो मेजॉरिटी में कौन है आप सबको पता है। ठीक है, तो ये सारे स्टेटमेंट इनके द्वारा दिए गए। दूसरा, इन्होंने कहा एक तरफ हम जो अपनी हिंदू महिलाएं हैं वो हम उनसे रिस्पेक्ट में बात करते हैं, या फिर आप बोले वो सिर्फ हम उनसे, मतलब जो हमारी वाइफ्स होती है वो एक ही होती है। हालांकि बहुत ऐसे कम केस हमें देखने को मिलते हैं जो दो शादियां करके घूमते हैं, वो यहाँ पे इलीगल उनके खिलाफ केसेस भी चलाए जाते हैं। लेकिन देखिए अभी क्या होता है, इन्होंने कहा कि कुछ अदर ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जिनमें यहाँ पे 2-2, 3-3 शादियां कर ली जाती हैं बिना किसी परमिशन के। ठीक है, तो ये देखिए किसको डायरेक्टली इंडिकेट कर रही है, आप लोग समझ सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा इन्होंने कहा दैट इज, एक तरफ हमारे बच्चे जब जन्म लेते हैं एक कम्युनिटीज़ में, तो उनको सिखाया जाता है, गॉड से चीज़ें सिखाई जाती हैं, उनको अच्छी चीज़ें बताई जाती हैं। ठीक है, लेकिन दूसरी कम्युनिटी में क्या होता है, जब बच्चा जन्म लेता है तो उनको क्या सिखाया जाता है, उनके सामने किसी को काट दिया जाता है, बकरी को हलाल कर दिया है, कुछ भी। यहाँ पे ये सारी चीज़ें इन्होंने बताई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें इन्होंने बताई कि ऐसे ऐसे दूसरे रिलीजन्स में भी होते हैं। तो कैसे यहाँ पे बच्चे बड़े होंगे, कैसे क्या कुछ चीज़ें सीखेंगे। ठीक है, जो ये स्टेटमेंट है ना, ये अब आ गया बवाल में। ठीक है, अभी ये बवाल हो गया। क्यों बवाल हो गया, ऐसे स्टेटमेंट जज के मुंह से शोभा नहीं देता है। ठीक है, और मैं आप सभी को बता दूं, ये ऑफ कोर्स ये गलत है, दूसरी रिलीजन्स के प्रति हम नहीं बोल सकते हैं। अगर आप देखिए, टॉलरेंस की पॉलिसी रखनी चाहिए, टॉलरेंस की पॉलिसी रखनी चाहिए, और हमें दूसरे रिलीजन्स को भी उतना ही रिस्पेक्ट देना चाहिए जितना हम अपने रिलीजन की हम करते हैं। ठीक है, ऐसा यहाँ पे मेरा मानना है। ओके, देखिए ये सारी चीज़ें, अभी ये जो इश्यूज़ है ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, तो इसी के लिए यहाँ पे इनके खिलाफ यहाँ पे मोशन सबमिट किया गया है। नाउ आप सभी को इसके बारे में प्रोसीजर बता देता हूँ कि इनका रिमूवल का प्रोसीजर क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। ठीक है, और ये हर एक जज, सुप्रीम कोर्ट में हो चाहे वो हाई कोर्ट में हो, वो सबके ऊपर एप्लीकेबल है। ठीक है, आर्टिकल 124 और 217 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या बताता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज का रिमूवल प्रोसेस बताता है। ठीक है, किस बेसिस पे, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी के बेस पे, लिख लीजिए, ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। ठीक है, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में इस दो वर्ड को बताया नहीं गया है कि ये दो वर्ड क्या होंगे। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन डजंट डिफाइन। ठीक है, दोनों वर्ड को डिफाइन नहीं किया है इस कॉन्स्टिट्यूशन ने। ठीक है, तो आप सभी को इसके बारे में पता होना चाहिए। देखिए, जिस भी जज के खिलाफ अगर आपको ये रिमूवल प्रोसीजर अपनाना है, उसके लिए आपको क्या करना होगा, 50 से ऊपर
ठीक है। 50 से ऊपर यहाँ पे सिग्नेटरीज की जरूरत होगी, सबसे पहले 50 से ऊपर सिग्नेटरीज की जरूरत होगी, जो कि यहाँ पे हो चुकी है, मीट हो चुका है ये। ओके, दूसरा आपकी जो हाउस की जो मेंबर्स है, आपकी जो हाउस की मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, उसका यहाँ पे स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, ठीक है, उसका स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। ओके, और जिस दिन ये मोशन पास हो रहा है, उसमें यहाँ पे 2/3 मेंबर यहाँ पे वोट करने चाहिए इन फेवर, तभी आप जाके यहाँ पे स्पेशल मेजॉरिटी से इस प्रोसीजर से आप क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के जज को रिमूव कर सकते हैं। इसको हम लोग एक वर्ड में इसको हम लोग सेंटेंस में फ्रेज कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, आफ्टर अ मोशन इज पास्ड बाय ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, दोनों ही पार्लियामेंट में ये मोशन पास्ड होगा, बाय मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस, ठीक है, टोटल मेंबर जो जितने हाउस के जो मेजॉरिटी है, ठीक है, मतलब कि मान लीजिए अभी देखिए राज्यसभा में आप देख लीजिए, देखिए यहाँ पे कितने 200 यहाँ पे 50 मैक्सिमम मेजॉरिटी है, ठीक है, 250 मैक्सिमम है, और इनकी मेजॉरिटी चाहिए, मतलब कि 250 का आधा अगर आप निकाल लीजिए तो 125 130 के आसपास मान लीजिए, 130 से ऊपर, ठीक है, 130 या फिर 130 के आसपास आंकड़े अगर आ जाते हैं तो ये मान लिया जाता है कि मेजॉरिटी ऑफ हाउस ने क्या किया है, इस मोशन को पास कर दिया है, ठीक है। लेकिन जिस दिन ये मोशन पास किया जाएगा उसका 2/3 मेंबर्स इसके फेवर में वोट करने चाहिए, तभी जाके स्पेशल मेजॉरिटी होगा। मेजॉरिटी और स्पेशल मेजॉरिटी में अंतर होता है, ठीक है। टोटल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के मेजॉरिटी में क्या होता है कि अगर आपने 250 में से 126 भी अगर हासिल कर लिया, 126 250 का आधा इतना ही होगा ना, 125 नहीं 126 तो ठीक है, 125 250 हो गया ना, हाँ 136 लिख दिया मैं, 126 भी अगर आपने हासिल कर लिया तो ऐसा माना जाता है कि ये मेजॉरिटी ने पार्लियामेंट ने एक्सेप्ट कर लिया है। लेकिन स्पेशल मेजॉरिटी अलग है, आपको 2/3 मेंबर्स की वोटिंग और 2/3 मेंबर्स यहाँ पे पास करने चाहिए इस मोशन को, ठीक है। ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ओके, नाउ यहाँ पे देखिए, हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन ने ये चीजें डिफाइन नहीं की है, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे बताया है करप्शन, लैक ऑफ इंटीग्रिटी, ऑफिस का मिसकंडक्ट, ये सारी चीजें इसके अंदर बताई है कि ये आता है आपका किसमें, मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी में, ठीक है। इनकैपेसिटी में आपका क्या आ गया, मेडिकल कंडीशंस दैट इंक्लूड फिजिकल और मेंटल इनकैपेसिटीज, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बताया है। होप आप सभी को ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। देखिए जो डिटेल प्रोसीजर है ना रिमूवल ऑफ जज का, ये किसके थ्रू यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, जज इंक्वायरी एक्ट 1968 में, जहाँ पे बताया गया है कि लगभग 50 मेंबर्स की यहाँ पे सिग्नेटरीज होनी चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए इन द हाउस ऑफ राज्यसभा, और आपका लोकसभा के केस में 100 मेंबर्स यहाँ पे साइन करने चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे समझ ही गई होंगी। ओके, अब चेयरमैन के अगेंस्ट ही यहाँ पे आप सब लोग देख रहे हैं कि चेयरमैन के अगेंस्ट ही यहाँ पे मोशन चल रहा है। तो अभी देखिए चेयरमैन के पास, जब वो अभी चेयरमैन के अगेंस्ट चल रहा है, तो अब देखिए इस केस में क्या होगा, इस केस में यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर करेगी, ठीक है, या फिर आपका जो वाइस चेयरमैन है वो आगे आएगा, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, चेयरमैन अगर चेयरमैन के ऊपर मोशन नहीं चल रहा है तो चेयरमैन अभी प्राइम हेड है, वो क्या करेगा, आफ्टर ड्यू कंसिडरेशन और कंसल्टेशन ही में एडमिट और रिफ्यूज द मोशन, ठीक है। वो एडमिट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। अगर एडमिट कर लिया तो 3 मेंबर की कमेटी बनेगी, ठीक है, जिसमें आपका कौन कौन होंगे, जिसमें आपका सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज होंगे और आपके डिस्टिंग्विश जूरिस्ट होंगे, ठीक है। और अगर जो आपका इन्वेस्टिगेशन में कमेटी ने पाया कि ठीक है ये मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी एब्सॉल्व है, ठीक है, मतलब कि नहीं है, ठीक है, तो वो वहां पे जो बिल है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है, वो बिल खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर इस कमेटी ने पाया कि गिल्टी है भाई, ठीक है, तो क्या होगा, उस बिल को यहाँ पे हाउस में लेके आया जाएगा और ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशल मेजोरिटी जज को रिमूव कर दिया जाएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट प्रोसेस है, हमें अब तक यहाँ पे इस प्रोसेस की वजह से हमने देखा है कि अभी यहाँ पे हमें कोई भी रिमूवल हमें देखने को नहीं मिला, ठीक है। तो ये हुआ भी होगा मेरे ख्याल से, अभी मेरे को इसका आइडिया नहीं है, मेरे को इसके आइडिया बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। लेकिन ये क्या है, एक स्ट्रिंजेंट प्रोसेस है, ठीक है, एक स्ट्रिंजेंट प्रोसेस है, ठीक है। और इसी की वजह से अगर आप देखें तो जो नॉन रिमूवल होता है, इसकी जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती है। होप आप सबको ये समझ में आ गया होगा। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, यहाँ पर और कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं। ओके, जो आपका बहुत सारे यहाँ पे देखिए कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड। यहाँ पे कहा है मोल्डोवा के मिनिस्टर्स ने कि जो जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए सारे नेगोशिएशन से खत्म हुए हैं, तो यूक्रेन वॉर भी यहाँ पे नेगोशिएशन से ही खत्म होगा। बीजेपी ने यहाँ पे डिमांड की है जवाहरलाल नेहरू के लेटर्स को, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इस नेहरू के जो लेटर्स है, ये जो नेहरू के लेटर्स हैं, इनको देखिए कब यहाँ पे डोनेट किया गया था, इनको यहाँ पे 1971 में यहाँ पे डोनेट किया गया था, ठीक है। द लेटर्स वर डोनेटेड टू नेहरू मेमोरियल म्यूजियम्स एंड लाइब्रेरी इन 1971, ठीक है। तो नेहरू मेमोरियल में इसको
इसको कब लाया गया था, 1971 में लाया गया था, ठीक है। बाद में यहाँ पे आप देखेंगे कि जो फॉर्मर कांग्रेस प्रेसिडेंट है सोनिया गांधी, उनके रेसिडेंस पे इसको शिफ्ट कर दिया गया और वहाँ से ही इसको मांग की गई है कि यहाँ वापस लाया जाए, लोगों को इसके बारे में जानने का हक है, ठीक है। तो ये यहाँ पे देखिए बीजेपी के लीडर्स के द्वारा ये उनकी मांग है। ओके, होप आप सभी को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। लेबर कमेटी ने यहाँ पे कहा है कि मिनिमम पीएफ पेंशन को इंक्रीज किया जाए, ठीक है, और यहाँ पे बढ़ाया जाए, ठीक है, क्योंकि आज की डेट में जो डिमांड्स है वो यहाँ पे मीट नहीं कर पा रही हैं, इसलिए यहाँ पे अभी आज की डेट में अगर आप देखें तो कितना है, फिक्स है ये 1000 के आसपास ये फिक्स है, तो इसको बढ़ाने की बात की गई है। ओके, एक मिनट, या इसको बढ़ाने की बात की गई है। होप आप सभी को ये समझ में आ गया। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, अमिट क्रिटिसिज्म आर्मी मूव्स आइकॉनिक्स 1971 पेंटिंग्स टू मानेकशॉ सेंटर्स, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 1971 की जो इस टाइप की पिक्चर होगी ना, जहाँ पे साइनिंग टाइप का यहाँ पे चीजें दिख रही होंगी, ठीक है, सरेंडर की ये पिक्चर है, 1971 के पाकिस्तानी आर्मी ने सरेंडर किया था। ओके, और इस पेंटिंग को यहाँ पे कहाँ पे शिफ्ट किया गया है, मानेकशॉ सेंटर में शिफ्ट किया गया है आर्मी के द्वारा। ओके, दिस डेवलपमेंट कम्स विद द विजय दिवस, ठीक है, टू मार्क द इंडियाज हिस्ट्री, इंडिया का जो हिस्टोरिक विक्ट्री है इन द बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, उसको मार्क करने के लिए ये विजय दिवस के दिन इसको किया गया। ओके, ये आइकॉनिक पेंटिंग मैंने आप सभी को बताया, ये बहुत ही फेमस आइकॉनिक पेंटिंग है। इट इज़ द पेंटिंग डिपिक्टिंग साइनिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर बाय पाकिस्तान इन ढाका, ठीक है। तो देखिए इसकी वजह से हमने देखा है कि यहाँ पे पाकिस्तानियों ने सरेंडर किया और ये एकमात्र यहाँ पे सबूत है यहाँ पे इंडियन मिलिट्री का, ठीक है। तो इंडिया मिलिट्री की इंडिया की हिस्ट्री में तक का ये सबसे बहुत बड़ी अचीवमेंट है। होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इसी के पैरेलल में अगर आप देखें तो छोटे से में यहाँ पे ये आर्टिकल है, साइमल्टेनियस पॉल बिल में बी इंट्रोड्यूस टुडे, ठीक है। तो लोकसभा में ये बिल आपको आज के दिन आता हुआ देखने को मिल सकता है। साइमल्टेनियस पॉल में यहाँ पे लोकसभा और असेंबलीज के इलेक्शन एक साथ कनेक्ट करने की बात की गई है। ओके, होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे होलसेल इन्फ्लेशन रेट में यहाँ पे हमें गिरावट देखने को मिली है और यहाँ पे बांग्लादेश में इलेक्शन हो सकते हैं अगले साल, ठीक है। तो ये ऐसा यहाँ पे यूनिस का कहना है और यहाँ पे आर्टिकल में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एनालिसिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।